समवन इज गेटिंग, अगर सब लोग इस पे एग्री करें तो हम इसी को फाइनल रिजल्ट मान करके आगे बढ़ जाए। सही है सर, सही है। सही है, यस सर, आ चलिए। रहा है। आ रहा है। तो मतलब कि देखिए, हमारा कहने का मतलब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग बस आप जो है थोड़ा खुला रखिएगा, हमारी क्लास में थोड़ा दिमाग खुला रखिएगा और कुछ नहीं। वेल डन शशांक, आकाश श्रीवास्तव, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है आप लोग पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग शुरू करते हैं। आप पहले से जानते सब्जेक्ट का नाम क्या है, आप हमको भी अब अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत जान लें कि हमारा नाम मोहम्मद जैन है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग मेथड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में आपको पहले ही बता चुके हैं कि देयर वर टू मेथड्स, एनालिटिकल मेथड और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो एनालिटिकल मेथड में भी दो मेथड थे आपके, कौन से थे? एक रिजोल्यूशन और दूसरा आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दो आपके मेथड। तो अब आपने ये मेथड कवर कर लिया है। दिस मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस मेथड रिजोल्यूशन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमारी मानेंगे। वैसे तो दोनों आने चाहिए और दोनों इंपॉर्टेंट अपने अपनी जगह पे, पर ये मेथड जो है आपका रिजोल्यूशन वाला आगे भी आपको यूज होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फिलहाल के लिए ये दोनों मेथड जो है अच्छा खासा कवर, बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम लोगों ने मेथड, एनालिटिकल मेथड में एक मेथड कवर कर लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी। फिर भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। पैरेललोग्राम लॉ के बाद रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स अब आ गया। ठीक है, चलिए रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स बाय एनालिटिकल मेथड सिंपल है, नथिंग एल्स। यहाँ पे हाईलाइट देखिए, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग of the process of splitting up the given force into a number of components। मतलब सिंपल है, आपको एक फोर्स दे रखा है, उसको आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में बंधा देना है। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होंगे, खुद ही आप सोचिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके दो ही हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई और कंपोनेंट में आप कन्वर्ट करेंगे नहीं। इसका सबसे अच्छा रीजन ये है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में करने में आपका इजीनेस आ सकता है। देयर आर मैनी अदर कंपोनेंट्स। अगर आप चाहें, आप कहीं पे भी एक्स एक्सिस, कहीं पे भी वाई एक्सिस या किसी एक एंगल पे आप किसी का कंपोनेंट निकालते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। लेकिन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ही निकालते हैं फोर्सेस आपके। या तो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हम इन्हीं दो कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही दो कंपोनेंट हमारे निकलते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। बिल्कुल, हम कोई इफेक्ट नहीं चेंज करेंगे बॉडी में, कोई एंगल नहीं चेंज करेंगे। इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन थी। आप जब आप डिटेल में अभी न्यूमेरिकल या फिर जब हम समझाएंगे डिटेल में तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए फोर्स इज ए, हाँ ये वही चीज लिखी है जो हम ऑलरेडी बता चुके। ए फोर्स इज जनरली रिजॉल्व, देखिए लिखा है जनरली रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। In fact, the resolution of force is the reverse action and the addition of component of vector. Obviously बात है, फोर्स आपकी वेक्टर कंपोनेंट है, तो वेक्टर में ही ज्यादातर खेल होता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी, हाँ मतलब कि अगर आपका कोई भी फोर्स अगर लग रहा है किसी बॉडी पे, मतलब कि ये हमारी एक बॉडी मान लेते हैं है। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया, इस बॉडी एक फोर्स लगाया। ठीक है, कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, इस पे एक फोर्स लगा दिया। तो अगर हमको थोड़ा इजीनेस अपने लिए करना है तो हम इस बॉडी को क्या करते हैं, एफबीडी आप लोगों को बताया ही था, फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी बता चुके। तो एक पॉइंट मान लिया, तो हम ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है।
अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। किसी ने कुछ कमेंट किया क्या? ठीक है, पता नहीं क्या, ठीक है चलिए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल अब हमको अगर ये एंगल अगर पता चल जाए, दिस एंगल इज थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर इसको आर मान लें, दिस विल बी आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दिस विल बी आर साइन थीटा। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कि क्या माना जाता है। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर इस पे कुछ फोर्सेस अगर लगते हैं, तो अगर आपको रिजल्टेंट ये आर की वैल्यू है, तो अगर आप साइन थीटा निकालेंगे आर से, तो वो आपका यही आता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो आपका आएगा वो आपका आर साइन थीटा आ जाएगा, जो बेस कंपोनेंट आएगा वो आपका आर कॉस थीटा आ जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में सिंपली इतना ही था। आप जो है एक फोर्स लग रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे दो डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे लगा फोर्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, और ये आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। दिस इज ऑल्सो एनालिटिकल मेथड। कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो है एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपका ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स आपका लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ए मशीन कंपोनेंट 1.5 मीटर लॉन्ग and weight 1000 Newton is supported by ropes। ठीक है, ये आपका सिंपल एक क्वेश्चन है। आपकी एक मशीन है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, वो आपकी सपोर्टेड बाय है रोप्स के थ्रू। मशीन जो है जिसका वेट ये है, ठीक है। आई थिंक हम क्या विजिबल होंगे, देखिएगा हम विजिबल, आप लोग को कैमरा ऑन होगा ना हमारा बेटा? यस सर। यस सर। अब स्क्रीन देखिए, हम दिखाई दे रहे हैं आपको फुल स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, अब हम देखिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो एक चार्जर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा बेटा, मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा है दोनों साइड, इस तरीके से हमने पकड़ा, ठीक है। तो इसको जब पकड़ा है हमने इस ऑब्जेक्ट को, बीच में हमारी जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं मशीन लगी हुई है, तो ये क्या देखिए डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट लगा रहा है, ऑब्जेक्ट की बात है, तभी ये सैगिंग टाइप का आ गया है, ठीक है। तो जो है आपको ये बात एक हो रही होगी कि ये स्टेबिलिटी कंडीशन तभी होगा जब इस रोप की टेंशन इक्वल होगी। फिर तो हम बता रहे हैं ये स्टेबल कंडीशन में तभी होगा जब ये जो रोप है, ये बहुत पतला वायर है, आप देखें,
ये वेट इसका ले पा रहा है, इस मशीन का ले पा रहा है, तभी ये यहाँ पे हैंग होता है, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू हैंग। तो इसका मतलब ये टेंशन ले पा रहा है। तो ये जो है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये आपका एक मशीन है और ये आपके दो पार्ट हैं, इस तरीके से आपकी हैंड है। ठीक है, इस तरीके से हैंड होने का मतलब इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, वो इसके बॉडी के वेट को इक्वल कर रहा होगा। इस बात से आप एग्री करें? अगर बॉडी के वेट को अगर नहीं इक्वल कर पाएगा तो बेटा सिंपली इसका मतलब यही है सिंपली कि रोप ब्रेक हो जाएगी। ठीक, कभी कभार आप जब देखा होगा, जब आप कपड़े वपड़े टांगते हैं तो क्या होता है कि बहुत गर्मी हो रही है, प्लास्टिक के कपड़े हैं, तो क्या हुआ, रोप जो है आपकी टूट गई। तो उसका टूटने का क्या रीजन है? रोप तो वही थी जो स्टार्टिंग में खड़ी थी, आपने 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, धूप में रखे रखे क्या हुआ, टूट गई। उसमें क्या हो रहा है, उस पर धूप पड़ रही है। ठीक है, जब धूप पड़ रही है उस पर, तो उसमें जो है उसकी टेंशन जो आ रहा है, उस पर जो स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं, उसको बेयर करने की उसमें एबिलिटी कम होती जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा पॉइंट आ गया जब वो टेंशन जो रोप में क्रिएट हो रहा है वो लोड को बेयर नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये सिंपल फंडा है, इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जब आप प्रोसेस में आएंगे बेटा, जब आप प्रोसेस में आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोसेस में जब आप आएंगे नया पेज खोलने, तो वहां पे जो है बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करनी होंगी प्रोसेस में। प्रोसेस में कुछ कंपोनेंट ऐसे बन जाते हैं, मान ठीक है, ये आपका एक सिंपल टाइप का प्रेस है। ठीक है, अब मान लेते यहाँ पे एक लोड लग रहा है, एक लोड यहाँ पे लग रहा है, एक लोड यहाँ पे लग रहा है, एक लोड यहाँ पे लग रहा है। ये सारे नोड्स पे आपके लोड लग रहे हैं, नोड्स पे है लोड, फिर बता देना ये नोड्स पे। जितने भी लोड्स है आपके नोड्स पे है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये सारे नोड्स पे हैं तब आपको इनको रिजॉल्व करना होगा। इस पे ये आपका एक ट्रस है, ऑब्वियस सी बात है, इट मस्ट हैव बीन ए स्टील फ्रेम या कुछ एल्यूमिनियम का एक फ्रेम हो रहा होगा। तब यहाँ पे इस पोर्शन में क्या टेंशन आ रही है, क्या इस पोर्शन में क्या टेंशन या क्या फोर्स आ रहा है, ये इस पोर्शन में क्या फोर्स आ रहा है, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इन सारे पोर्शन में आपको फोर्सेस कैलकुलेट करने होते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो है ये सारे इन सब पोर्शन में आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम इतना ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि आप हमारी बात को एक्चुअल में समझिएगा, इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो क्वेश्चन जो कह रहा था कि वो ये कह रहा था कि आपकी मशीन जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो मतलब कि हम जो है तो हम एक मशीन बना दे रहे हैं, यहाँ पे मशीन बना दी हमने। ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है कि उसके बाद जो है यहाँ पे एक रोप जो कनेक्टेड है, एक रोप यहाँ पे कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन जो है, ये फिगर जो है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक रोप यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन्होंने जो क्या दे रखा है, इन्होंने यहाँ पे जो है एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। 45। अब हम जो है इसको जो है T1 मान लेंगे और इसको जो है T2 मान लेंगे। और जो है बस ये आपका फिगर जो है, ठीक है, ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर बन गया। तो सिंपली क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि T1 एक रोप ये है, तो एक रोप ये है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई टेंशन आ रही है, उसको हमने यहाँ पे T1 माना, यहाँ पे
T2 माना, एंगल जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, 60 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री एंगल पे रोप कनेक्टेड। तो अब आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या कह रहा है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के लिए हमने क्या किया, हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, सिंपली बात, एक इधर से यूज कर दिया, एक इधर से इधर, फिर हमने, अब हमने इसको क्या लिख दिया, T1 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, T2 लिख दिया, और यहाँ पे जो है एंगल जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री, और इसको हमने क्या कर दिया, दिस इज आवर वेट W। वेट कितना दे रखा है आपका, 1000 न्यूटन, वेट इज Yes, sir. 1000 Newton. 1000 न्यूटन दे रखा है, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है, अब हमें नोन क्या है, हमें T1 अननोन है, T2 अननोन है, ठीक है। तो जो है, अगर हम इसको, एक इक्वेशन हमारी ये बन सकती है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 cos थीटा, ठीक है, माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिएगा, फिर से बोलना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने माइनस का टर्म यूज कर दिया, ठीक है। अब और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, फिर से नए पेज पे हम समझा दे रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, न्यू पेज। हमने बस सिंपली ये, इधर ये है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये आपका हो गया T1, ये T2, और नीचे W, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो है इसका थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे हम अल्फा कर दे रहे हैं, अल्फा, ये थीटा और ये अल्फा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आप जो है यहाँ पे T1 को क्यों नहीं माइनस में दिया, T2 को पॉजिटिव ले लीजिए। अब देखिए, एक पॉजिटिव होना, एक नेगेटिव होना, ये आप लोग भी मान रहे हो कि दोनों के डायरेक्शन जो है, अगर रिजॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही आएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे ही आएगा। और जब भी हम रिजॉल्व करेंगे कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि आपकी पूरी कंडीशन ही डिफर हो गई, तो आप कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए आप, अगर आपको मन है इसको माइनस लेने का, तो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपने ये डायरेक्शन -1 माइनस मान रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन में जितना भी सॉल्व करिए, ये डायरेक्शन आप हमेशा माइनस ही रखिएगा, और अगर ये वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ये वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव रखिए। इस सेंस को आप लेके चलिएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, सिर्फ क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप जो मानिए, जब तक वो सॉल्व आ जाए तो वो कंडीशन लेके चलिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमने ऐसे ही, अगर आप कहना चाहते हैं कि सर नहीं आप माइनस ले लीजिए, हम इसको जो है पॉजिटिव ले रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब भी हमारा T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, सेम ही चीज आनी, चाहे पॉजिटिव दीजिए चाहे निगेटिव दीजिए, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, अगर तो T1 cos, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे देगा, T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करें, हम T1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, T1 विल बी इक्वल टू cos 45 डिवाइड बाय sin 60, कुछ नहीं कर रहे, बस इंटरपोलेट कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कुछ ज्यादा अर्थ किया नहीं, ठीक है। तो ये आ गया ना, मल्टीप्लाई बाय इसमें T2 भी रहेगा, मल्टीप्लाई बाय T2, ठीक है। तो मैं आपको